Hello and welcome to SPM IS Academy. Today we'll analyze important newspaper articles of 3rd January 2023. Please note you can download the PDF version of today's newspaper analysis by clicking the link given in the comment section. This is the list of the topics that we will be covering from today's newspaper. The first article is about Supreme Court's view on demonetization. And this topic is important from our syllabus GS paper 2 governance point of view, also important from our syllabus GS paper 3 Indian economy point of view. सबसे पहले थोड़ा बैकग्राउंड देखते हैं। तो एज यू ऑल नो कि 8 नवंबर 2016 को हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उस टाइम में जो चलने वाले 500 और 1000 के नोट थे उनके लीगल टेंडर को कैंसिल कर दिया। सरल भाषा में कहें तो इन नोटों की जो वैलिडिटी थी या लीगलिटी थी उसको रद्द कर दिया गया। इसी को कहा जाता है डीमोनेटाइजेशन। डीमोनेटाइजेशन का मेन पर्पस था देश के अंदर करप्शन और ब्लैक मनी को कम करना, क्योंकि जितना भी ब्लैक मनी काला धन होता है ज़्यादातर वो कैश के फॉर्म में होता है। क्योंकि अगर बैंक में अगर धन को रखा गया ब्लैक मनी को, ब्लैक मनी बेसिकली मनी जिस पे आपने टैक्स नहीं भरा है, या तो यानी कि अनअकाउंटेड मनी है, या तो फिर किसी इलीगल तरीके से जनरेट किया हुआ पैसा है तो उसको ब्लैक मनी कहा जाता है। यही दो मेन तरीके होते हैं ब्लैक मनी होने के। कोई इलीगल एक्टिविटी स्मगलिंग या आर्म्स ट्रैफिकिंग करके अगर पैसा जनरेट हुआ है तो वो पैसा ब्लैक मनी होगा, या फिर लीगल तरीके से भी अगर इनकम रेज किया गया है लेकिन उस पर टैक्स नहीं बढ़ा गया है, जिसको कहते हैं हम लोग अनअकाउंटेड मनी, तो वो ब्लैक मनी होता है। ब्लैक मनी मेनली कैश के फॉर्मेट में होगा, क्योंकि अगर बैंक में रखा जाए पैसा तो इसको ट्रैक किया जा सकता है। बैंक विल रेज क्वेश्चन, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट सवाल पूछ सकता है क्योंकि पैन से लिंक्ड होता है बैंक अकाउंट। तो इस तरीके से ब्लैक मनी ज़्यादातर कैश के फॉर्म में होता है। और इस तरह से ब्लैक मनी को कम करने के लिए या ख़त्म करने के लिए फिर हमारी सरकार ने डीमोनेटाइजेशन किया था ऑन 8 नवंबर 2016। डीमोनेटाइजेशन हमारे देश में पहले भी 2 बार किया जा चुका है। 1946 में आरबीआई ने उस टाइम के जो चलने वाले 1000 और 10,000 के नोट थे उनको डीमोनेटाइज किया था। 1978 में जनता पार्टी सरकार ने उस टाइम की 1000, 5000 और 10,000 के नोट को डीमोनेटाइज किया था ताकि करप्शन और ब्लैक मनी को कर्ब किया जा सके। डीमोनेटाइजेशन से क्या फ़ायदे हो सकते हैं या क्या नुकसान हो सकते हैं, यहाँ पे हमने टेबल के फॉर्मेट में दे रखा है। डीमोनेटाइजेशन से क्रिमिनल एक्टिविटीज़ कम की जा सकती हैं, क्योंकि कैश का अगर मूवमेंट कम कर दिया जाए तो फिर क्रिमिनल एक्टिविटीज़ रुक जाएंगी या कम हो जाएंगी, क्योंकि क्रिमिनल एक्टिविटीज़ के लिए जो पेमेंट होता है फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन वो मेनली कैश के फॉर्म में होता है। इट फॉरबिड्स टैक्स अवॉइडेंस, कई सारी जो टैक्स की चोरी होती है वो डीमोनेटाइजेशन से बचाया जा सकता है, क्योंकि डीमोनेटाइजेशन का मतलब ज़्यादातर जो है ट्रांजैक्शन अब बैंक अकाउंट के थ्रू होगा और फिर टैक्स की चोरी नहीं होगी या कम होगी। फॉस्टर इनोवेशन बाय कन्वर्टिंग करेंसी टू डिजिटल करेंसी एंड प्रमोटिंग डिजिटल ट्रांजैक्शन, तो ज़्यादा से ज़्यादा डिजिटल ट्रांजैक्शन होगा और उससे फिर फ़ायदे होंगे कि करेंसी का इस्तेमाल कम होगा, तो करेंसी को छापने का जो खर्च है वो कम होगा। करेंसी बनाने के लिए जो पेड़ काटने पड़ते हैं, क्योंकि करेंसी नोट कागज़ से बनता है, उसके लिए पेड़ काटने पड़ते हैं, वो सबसे बचा जा सकता है। तो ये सब फ़ायदे हैं डीमोनेटाइजेशन करने से। करेंसी नोट का इस्तेमाल कम होगा और ज़्यादा से ज़्यादा डिजिटलाइजेशन, डिजिटल पेमेंट होगा। इट विल लीड टू हायर लॉन्ग टर्म जीडीपी ड्यू टू हाई टैक्स रेवेन्यू, तो जब टैक्स की चोरी कम होगी डीमोनेटाइजेशन के बाद, क्योंकि लोग ब्लैक मनी जनरेट नहीं कर पाएंगे, तो फिर सरकार के पास ज़्यादा टैक्स रेवेन्यू आएगा, जिससे सरकार बेहतर डेवलपमेंट करा पाएगी और लॉन्ग टर्म में इकॉनमी का डेवलपमेंट और ग्रोथ दोनों ही हो पाएगा। ओवरऑल इट ब्रिंग्स ट्रांसपेरेंसी इन द सिस्टम एंड डिस्करेजेज सर्कुलेशन ऑफ ब्लैक मनी। ये सब फ़ायदे हैं जो उम्मीद की जा सकती है फ्रॉम द प्रोसेस ऑफ डीमोनेटाइजेशन। लेकिन कुछ नुकसान भी हैं डीमोनेटाइजेशन के, डिसएडवांटेजेस भी हैं। इलीगल एक्टिविटी पूरी तरह से रुक जाए ये संभव नहीं है, क्योंकि जो क्रिमिनल ग्रुप्स हैं, अंडरग्राउंड एक्टिविटीज़ में जो ग्रुप्स इंगेज्ड होते हैं, उनके पास और भी तरीके हैं फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन करने के। आजकल उनके पास सबसे सेफ और सिंपल तरीका आ गया है क्रिप्टो करेंसी का। दूसरा, नई करेंसी छापने का खर्च बहुत ज़्यादा हो जाता है। आपने पुरानी करेंसी को पूरी तरह से रिप्लेस करना है, नई करेंसी लाना है, तो नई करेंसी को छापना होता है, उसको सर्कुलेट कराना होता है। इट हैज़ ए ह्यूज कॉस्ट। इंट्रोड्यूसेस न्यू टाइप ऑफ करेंसी रिस्क विथ साइबर क्राइम, तो नई तरह की करेंसी में थोड़े बहुत रिस्क भी हैं, उसका जल्दी से काउंटर फिटिंग होना, उससे रिलेटेड साइबर क्राइम्स हो सकते हैं।
और देखिए जब भी डीमोनेटाइजेशन होता है तो 4-5-6 महीने के लिए इकॉनमी में कैश की कमी हो जाती है। जब कैश की कमी हो जाती है तो लोग डिमांड कम कर देते हैं, क्योंकि जब आपके पास नोट है ही नहीं तो खरीदेंगे क्या। बहुत सोच समझ के आप पैसा खर्च करते हैं, क्योंकि आपको याद होगा 2016 के टाइम में कैश की कमी हो गई थी, तो बहुत सोच समझ के पैसा खर्च करना पड़ रहा था। अकाउंट में पैसे हैं लेकिन आप एटीएम से निकाल ही नहीं पा रहे हैं, और उस टाइम में ऑनलाइन पेमेंट का इतना ज़्यादा कल्चर था नहीं यूपीआई का, क्योंकि यूपीआई लॉन्च ही हुआ है 2016 में। तो इस कारण से जब भी डिमोनेटाइजेशन होता है तो इकॉनमी में कैश का क्रंच हो जाने से इकॉनमी में डिमांड कम हो जाता है, और डिमांड कम होता है तो सप्लाई कम हो जाता है, जिस कारण से जीडीपी को काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुंचता है। एंड इम्पोजेज अ बर्डन ऑन सिटीजन। आपको याद होगा कितना सारा कठिनाई उठाना पड़ा लोगों को, लंबे समय तक लाइन में खड़ा होना पड़ता था, कुछ लोगों की जान भी चली गई इन द प्रोसेस ऑफ विड्रॉइंग मनी फ्रॉम द एटीएम ड्यूरिंग द डिमोनेटाइजेशन प्रोसेस। तो इट हैज़ अ लॉट ऑफ इम्पैक्ट, टैक्सिंग इम्पैक्ट ऑन कॉमन सिटीजन एज वेल। तो ये सब कई सारे डिसएडवांटेजेज हैं डीमोनेटाइजेशन के। अब करंट कॉन्टेक्स्ट पे आते हैं। डीमोनेटाइजेशन हुआ ये तो आप सब जानते हैं, लेकिन डीमोनेटाइजेशन को लेकर के हाल फिलहाल में सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन फाइल की गई। लगभग 58 पिटीशंस डीमोनेटाइजेशन के ऊपर फाइल की गई सरकार के खिलाफ। इन पिटीशंस में कहा गया है कि डीमोनेटाइजेशन का जो प्रोसेस लिया था सरकार ने वो पूरी तरीके से लीगल नहीं था। द प्रोसीजर अडॉप्टेड इन ऑर्डर टू ब्रिंग डीमोनेटाइजेशन वॉज नॉट एज पर सेक्शन 26 सब क्लॉज 2 ऑफ आरबीआई एक्ट 1934। तो इसमें जो प्रोसेस लिखा गया है दैट टॉक्स अबाउट डीमोनेटाइजेशन, इट वॉज नॉट फॉलोड वाइल प्रैक्टिसिंग द डीमोनेटाइजेशन एक्टिविटी इन 2016। तो क्या लिखा है सेक्शन 26 सब क्लॉज 2 ऑफ आरबीआई एक्ट में, वो जरा देखते हैं। दिस एक्ट स्टेट्स दैट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ सेंट्रल बोर्ड ऑफ आरबीआई द सेंट्रल गवर्नमेंट में डिक्लेयर एनी सीरीज ऑफ बैंक नोट ऑफ इट्स डिनोमिनेशन शैल सीज टू बी लीगल टेंडर। तो सरल भाषा में इसका मतलब ये है कि जब सेंट्रल बोर्ड ऑफ आरबीआई भारत सरकार को रिकमेंड करेगी तभी जाकर के भारत सरकार डीमोनेटाइजेशन कर सकती हैं एज पर सेक्शन 26 सब क्लॉज 2 ऑफ आरबीआई। लेकिन इस पिटीशन में कहा गया है कि भारत सरकार ने इस प्रोसीजर को फॉलो नहीं किया है। 2016 में जो डीमोनेटाइजेशन एक्टिविटी की गई थी वो भारत सरकार ने शुरू किया था, आरबीआई बोर्ड की तरफ से ऐसा कोई भी रिकमेंडेशन नहीं आया था। दैट इज वाई दिस एंटायर डिसीजन मेकिंग प्रोसेस वाज फ्लॉड, गलत था। द प्रपोजल शुड हैव कम और इमैनेटेड फ्रॉम आरबीआई बट इट स्टार्टेड फ्रॉम सेंटर। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने क्या फैसला सुनाया है वो जरा देखते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट की 5 जजेज की बेंच ने फैसला सुनाया है 4-1 की मेजॉरिटी से। तो एक डिसेंटिंग जज थे, बाकी 4 जजेस फेवर में थे, और इन 4 जजेस ने जो फेवर में हैं उन्होंने डीमोनेटाइजेशन को वैलिड डिक्लेयर किया। उन्होंने कहा है कि प्रोसेस को ठीक तरीके से फॉलो किया गया है, इसमें कोई कमी नहीं थी, क्योंकि उनके हिसाब से, जजेज के हिसाब से सेक्शन 26 सब क्लॉज 2 में ये कहा गया है कि भारत सरकार सेंट्रल बोर्ड ऑफ आरबीआई से कंसल्ट कर सकती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि भारत सरकार अपने लेवल पे प्रोसेस को इनिशिएट नहीं कर सकती। ये तो बस एक सेफगार्ड है, इनबिल्ट सेफगार्ड है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया विल कंसल्ट द सेंट्रल बोर्ड ऑफ आरबीआई, बट दैट डज नॉट मीन कि गवर्नमेंट इटसेल्फ कैन नॉट इनिशिएट the process. The decision making process cannot be faulted merely because the proposal emanated from the center. The central government should consult, but ultimately it is the prerogative of the central government to go for such actions, और भारत सरकार ने इस केस में किया है, इसलिए इसको फॉल्ट या फ्लॉड नहीं कहा जा सकता। अब अगर आप देखें तो 4 जजेज जस्टिस S.A. नजीर, B.R. गवई, A.S. बोपन्ना, V. रामा सुब्रमण्यम, ये 4 जजेस फेवर में थे, जबकि एक जज जस्टिस B.V. नागरत्ना, सी वॉज अगेंस्ट दिस डिसीजन। सी बिलीव्ड और सी गेव जजमेंट as against the demonetization. She said the process was flawed. तो जो जजेस फेवर में थे उनका आर्ग्यूमेंट देखते हैं। इनका कहना था कि देयर वाज रीजनेबल नेक्सस ऑफ द एक्शन ऑफ डीमोनेटाइजेशन एंड इट्स ऑब्जेक्टिव। तो डीमोनेटाइजेशन को सही गोल, सही इंटेंशन के साथ लाया गया था ब्लैक मनी को कर्व करने के लिए। एंड द गवर्नमेंट वाज इन कंसल्टेशन विथ आरबीआई फॉर 6 months.
इस पेटिशन में ये भी कहा गया था कि जो वक्त दिया था लोगों को पैसा एक्सचेंज करने का, वो वक्त काफ़ी कम था, अनरीजनेबल था, इसलिए एक बार फिर से लोगों को मौका दिया जाए अपनी नोटों को बदलने के लिए, पुरानी नोटों को बदलने के लिए। इस पर सुप्रीम कोर्ट के जजेज ने मेजॉरिटी जजमेंट में सुनाया है। ये 4 जजेस का मानना था कि जो 52 डेज का टाइम दिया गया था दैट वाज इनफ, दैट वाज नॉट अनरीजनेबल। तो अब कोई नया नो फ्रेश विंडो फॉर एक्सचेंज ऑफ नोट्स कुड बी प्रोवाइडेड। जबकि वहीं जो डिसेंटिंग जज थी जस्टिस BV नागरत्ना, उनका क्या कहना था वो भी ज़रा देख लेते हैं। सो उनका कहना है कि ये जो पूरा का पूरा जो प्रोसेस है ये 24 घंटे के अंदर किया गया, अनाउंस किया गया नोटबंदी, और 4-5 घंटे में इसको इम्प्लीमेंट कर दिया गया। इससे लोगों को काफ़ी ज़्यादा तकलीफ उठानी पड़ी। पार्लियामेंट को बिल्कुल भी प्रोसेस में नहीं रखा गया। पार्लियामेंट विच इज एट द सेंटर ऑफ द डेमोक्रेसी वाज कंप्लीटली लेफ्ट अलूफ। और सबसे बड़ी बात है कि जो पर्पस था डीमोनेटाइजेशन का, कि ब्लैक मनी को कर्ब आउट किया जाएगा, वो पूरा नहीं हुआ। 98% ऑफ द वैल्यू बैंड करेंसी रिपोर्टेड टू हैव एक्सचेंज। तो ज़्यादातर करेंसी वापस बैंक में लौट करके आ गए और उनको एक्सचेंज कर लिया गया। तो पर्पस जो था ब्लैक मनी को कर्ब करने का थ्रू डीमोनेटाइजेशन, दैट कुड नॉट बी अचीव्ड, एंड दैट इज वाई एंटायर डीमोनेटाइजेशन प्रोसेस कुड बी कंसिडर्ड एज फ्लॉड। अभी डीमोनेटाइजेशन से रिलेटेड कुछ डेटा मैं आपके साथ शेयर कर देता हूं, जिसका आप कभी इंडियन इकोनॉमी में मेंस में आंसर लिख रहे हो तो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। जब डीमोनेटाइजेशन किया गया था 8 नवंबर 2016 को, तो उस टाइम में सरकार के एस्टिमेशन, सरकार और RBI के एस्टिमेशन के हिसाब से लगभग 15,41,000 करोड़, 15,41,000 करोड़ इंडियन करेंसी सर्कुलेशन में थी। और सरकार और RBI के एस्टिमेशन के हिसाब से इसमें से लगभग 3 लाख करोड़ ब्लैक मनी है। इसलिए वो 3 लाख करोड़ सरकार और RBI के हिसाब से लौट करके वापस बैंक में नहीं आएगा फॉर द पर्पस ऑफ एक्सचेंज, और ये 3 लाख करोड़ फ्लश आउट हो जाएगा, लोग इसको जला देंगे, गंगा नदी में बहा देंगे, लेकिन बैंक में नहीं लाएंगे। क्यों? क्योंकि वो ब्लैक मनी है और बैंक में लाएंगे एक्सचेंज करने के लिए तो पकड़े जाएंगे, ऐसा सरकारी RBI का मानना था। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। डेटा क्या कहता है कि जितना भी करेंसी सर्कुलेशन में था वो लगभग सब रिटर्न आ गया एक्सेप्ट ₹10,720 करोड़। तो बस 10,000 करोड़ के आसपास वापस नहीं आया आउट ऑफ 15,41,000 करोड़। अब इसमें देखिए 10,000 करोड़ का करेंसी या ब्लैक मनी फ्लश आउट हुआ, जबकि नया करेंसी छापने का और उसको पुराने करेंसी से रिप्लेस करने का खर्च हो गया 13,000 करोड़। And that is why some of the economists, some of the critics of demonetization claim that demonetization was an economic disaster. In fact, जितने लोगों का ब्लैक मनी था, काला धन था, उन्होंने भी बैंक में डाल करके डिमोनेटाइजेशन के टाइम में एक न दूसरे तरीके से उस काले धन को लीगलाइज करा लिया, और बहुत कम ब्लैक मनी जो है फ्लश आउट हुआ, और जितना ब्लैक मनी फ्लश आउट हुआ उससे ज़्यादा तो हमारा नया नोट छापने का खर्च हो गया। एंड दैट इज़ हाउ क्रिटिक्स कॉल इट इकोनॉमिक डिजास्टर। आप जब भी डीमोनेटाइजेशन पे आंसर लिख रहे हो तो आपको अपना लैंग्वेज काफ़ी केयरफुल होकर के सेलेक्ट करना है। आप सीधा सीधा सरकार को ब्लंटली क्रिटिसाइज नहीं कर सकते कि इट वाज डिजास्टर एंड ऑल। तो अगर आप लिख भी रहे हैं इकोनॉमिक डिजास्टर तो आप जरूर लिखिए कि एज पर क्रिटिक्स, एज पर इकोनॉमिस्ट, बट डोंट से कि आई एम सेइंग, यू आर सेइंग कि इकोनॉमिक डिजास्टर है। इस तरीके से ब्लंट क्रिटिसिज्म लिखने से थोड़ा सा बचना चाहिए मेंस आंसर राइटिंग में। इस टॉपिक के बेसिस पे ये प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन हमने आपको दे रखा है। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड यू कैन सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। द नेक्स्ट आर्टिकल इज अबाउट फेम स्कीम एंड दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम आवर सिलेबस GS पेपर 3 इंफ्रास्ट्रक्चर पॉइंट ऑफ व्यू। फेम स्कीम का फुल फॉर्म है फास्टर एडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स इन इंडिया। तो नाम से ही जैसा आपको समझ आ रहा है कि दिस स्कीम वाज ब्रॉट फॉर प्रमोटिंग यूजेज ऑफ मोर एंड मोर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स इन इंडिया। इस स्कीम को 2015 में पहली बार लाया गया, दैट वाज फेज 1 ऑफ फेम स्कीम। फिर फेज 2 ऑफ फेम स्कीम शुरुआत हुई इसकी 2019 में, जो 2022 में ख़त्म होने वाला था। करंट न्यूज़ यही है कि सरकार ने इसको 2 साल के लिए और एक्सटेंड कर दिया। सो नाउ फेम स्कीम यानी कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को प्रमोट करने वाली स्कीम का जो फेज 2 है वो अब 2024 तक चलेगा। इसमें टोटल 10,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। ऑब्जेक्टिव क्या है, जैसा कि आप देख ही रहे हैं, नाम से समझ रहे हैं, फास्टर अडॉप्शन ऑफ इलेक्ट्रिक एंड हाइब्रिड व्हीकल। इसमें जो लोग भी अपने
पेट्रोलियम बेस्ड व्हीकल्स को रिप्लेस करके इलेक्ट्रिक व्हीकल्स खरीदेंगे, उनको अलग अलग तरीके से टैक्स की छूट दी जाएगी, इंसेंटिव दी जाएंगी, सो दैट दे आर मोर डायरेक्टेड टुवर्ड्स बाइंग इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। उसके अलावा इलेक्ट्रिक व्हीकल से रिलेटेड नेसेसरी इंफ्रास्ट्रक्चर्स क्रिएट किए जाएंगे, जैसे चार्जिंग स्टेशंस एंड ऑल। एंड दिस स्कीम विल हेल्प इन इन्वायरमेंट, कर्बिंग इन्वायरमेंट पॉल्यूशन एंड इम्प्रूविंग फ्यूल सिक्योरिटी। तो इन्वायरमेंट पॉल्यूशन तो ऑफकोर्स कम होगा ना अगर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का हम ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि डीजल या पेट्रोल बेस्ड व्हीकल्स है तो ज़्यादा कार्बन बेस्ड इमिशंस होते हैं या अलग अलग ग्रीन हाउस गैस इमिशन होते हैं, और फ्यूल सिक्योरिटी भी बचेगा। क्योंकि हमारे देश में बहुत ज़्यादा पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स तो नेचुरली मिलता है नहीं, 80% ऑफ आवर पेट्रोलियम प्रोडक्ट रिक्वायरमेंट इज मेड थ्रू इम्पोर्ट। तो उस केस में अगर हम ज़्यादा इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की तरफ शिफ्ट होंगे, देन इट विल हेल्प इन हैविंग फ्यूल और एनर्जी सिक्योरिटी एज वेल। तो ये दो मेन गोल हैं फेम स्कीम का, इन्वायरमेंट पॉल्यूशन को कर्ब करना और फ्यूल सिक्योरिटी को इंक्रीज करना। फेम स्कीम को इम्प्लीमेंट करने वाली जो एजेंसी है वो है डिपार्टमेंट ऑफ हेवी इंडस्ट्रीज, विच कम्स अंडर मिनिस्ट्री ऑफ हेवी इंडस्ट्रीज। जैसा कि मैंने आपको बताया करंट न्यूज़, भारत सरकार ने फेम स्कीम का जो फेज 2 है उसको 2 साल के लिए और एक्सटेंड कर दिया है। सो नाउ इट विल बी एप्लीकेबल टिल मार्च 2024। फेम स्कीम के अंतर्गत टारगेट है कि कम से कम 10 लाख E2 व्हीलर्स, 5 लाख E3 व्हीलर्स और लगभग 55,000 4 व्हीलर्स एंड 7,000 बसेस प्रमोट की जाएं। इस टॉपिक के बेसिस पे प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन हमने आपको दे रखा है। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड यू कैन सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। द नेक्स्ट आर्टिकल इज अबाउट no rhino poached in the year 2022, and this topic is important from our syllabus GS paper 5 Assam issues point of view। तो काफ़ी अच्छी खबर है ये। हमारे चीफ मिनिस्टर हिमंता बिस्वा शर्मा साहब ने अनाउंस किया कि 2022 में आसाम के अंदर एक भी राइनो की पोचिंग नहीं हुई है। आप देखिए, राइनोज पोचिंग वेयर ऑन द पीक ड्यूरिंग द ईयर 2013-14। उस साल एक साल में लगभग 27 या 28 राइनोज की पोचिंग हुई है। 27 राइनोज, इनफैक्ट ये नंबर्स याद कर लीजिएगा, ये ग्राफ भी आप बना सकते हैं एग्जाम में, इससे अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा। तो 2013-14 वेयर द टाइम व्हेन मैक्सिमम नंबर ऑफ राइनोज वेयर पोच्ड। 27 राइनोज वेयर पोच्ड इन 2013 एंड 14 रेस्पेक्टिवली। लेकिन 2022 तक जाते जाते आप देखिए ग्राफ गिरते गिरते जाकर के अल्टीमेटली वी हैव अटेन्ड 0, मीन्स 2022 में एक भी राइनो की पोचिंग नहीं हुई है, विच इज़ अ ग्रेट अचीवमेंट। राइनो की पोचिंग आखिर होती क्यों है वो ज़रा समझते हैं। तो राइनोज जो हैं उनके हॉर्न के लिए इनकी मेनली पोचिंग होती है। कुछ सोसाइटीज़ में इनको हॉर्न को लेकर के काफ़ी ज़्यादा एक आप समझिए सेल्फ इस्टीम जुड़ा हुआ है। वियतनाम के अंदर राइनोज हॉर्न आर कंसिडर टू बी स्टेटस सिंबल, तो लोग इसको अपने घरों में सजा करके रखते हैं दिखाने के लिए कि वी आर सो रिच वी कैन बाई राइनोज हॉर्न। ऑफ कोर्स इट इज़ अट्रोसियस, लेकिन लोग ऐसा करते हैं वियतनाम में। तो राइनोज आर पोच्ड फॉर देयर हॉर्न। वाई? बिकॉज इन सम कंट्री सम सोसाइटीज दे आर पार्ट ऑफ स्टेटस सिंबल। चाइना के अंदर राइनोज के जो हॉर्न हैं या अदर बॉडी पार्ट्स हैं, दे आर यूज्ड इन मेकिंग देयर ट्रेडिशनल मेडिसिन्स, अलग अलग मेडिसिन्स, जैसे कि कैंसर के लिए। ऐसा उनका मानना है, कोई खास फ़ायदा होता नहीं है, कोई बहुत ज़्यादा यूज है नहीं, लेकिन उनका मानना है कि राइनो के जो अलग अलग बॉडी पार्ट्स हैं उससे कैंसर रिलेटेड या एफ्रोडेसियक्स रिलेटेड मेडिसिन्स डेवलप किए जा सकते हैं, इसलिए उनकी पोचिंग होती है। अगर इंडियन राइनो की बात की जाए तो इंडियन राइनो जो है ब्रह्मपुत्रा वैली के अलावा नदन बंगाल में और थोड़ा बहुत सदर्न नेपाल में मिलता है। इट इज़ मेनली नोन फॉर, इसकी जो सबसे स्पेसिफिक फीचर है वो इसका हॉर्न, सिंगल हॉर्न जो डेंस या डार्क कलर का होता है, दैट कैन ग्रो अप टू 60 सेंटीमीटर। राइनोज आर कैटेगराइज्ड इन वल्नरेबल कैटेगरी ऑफ IUCN रेड डेटा बुक। पहले ये इंडेंजर्ड कैटेगरी में थे, लेकिन ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम इनका कंजर्वेशन प्रोग्राम को स्ट्रेंथन किया गया, इनकी पॉपुलेशन इंप्रूव हुई है। आप देख सकते हैं कंसिस्टेंटली अब राइनोज की पॉपुलेशन इंक्रीज हुई है वन हॉर्न राइनो की, एंड दैट इज़ हाउ उनके स्टेटस को अब थोड़ा सा इम्प्रूव करके इंडेंजर्ड से वल्नरेबल कैटेगरी में ला दिया है IUCN रेड डाटा बुक में। राइनोज की पॉपुलेशन की अगर बात की जाए तो अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड वाइड फंड देयर आर मोर देन 3,700 इंडियन राइनोज। काजीरंगा में अकेले 2,600 से ज़्यादा राइनोज हैं। उसके अलावा मोर देन 250 राइनोज आर इन ओरांग, पोबितारा एंड मानस। पोबितारा इज नोन टू हैव हाईएस्ट
डेंसिटी ऑफ राइनोज। अभी क्या क्या स्टेप्स लिए गए हैं राइनोज की पॉपुलेशन को इंक्रीज करने के लिए या बचाने के लिए, वो जरा देखते हैं। तो भारत सरकार ने और असम सरकार ने कई सारे स्टेप्स लिए हैं राइनोज की पॉपुलेशन को कंजर्व करने के लिए और इंक्रीज करने के लिए। उसमें सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है इंडियन राइनो विजन 2020। तो इंडियन राइनो विजन को 2005 में लॉन्च किया गया था, जिसका मेन गोल था कि 2020 तक हमारे देश के अंदर 3000 से भी ज़्यादा वन हॉर्न राइनोज की पॉपुलेशन होनी चाहिए ओवर 7 प्रोटेक्टेड एरियाज ऑफ असम। सो अगेन टारगेट याद रखिए, 3000 से भी ज़्यादा राइनोज की पॉपुलेशन करनी थी आसाम के अंदर। ये टारगेट रखा गया था 2005 में और ये टारगेट को हमें अचीव करना था 2020 तक। ये टारगेट हमने सक्सेसफुली अचीव कर लिया। सो दैट वाज वन ग्रेट अचीवमेंट, इंडियन राइनो विजन के टारगेट को अचीव किया। उसके अलावा मानस के अंदर राइनोज की कंजर्वेशन प्रोग्राम जो है वो काफ़ी सक्सेसफुल रही। अब देखिए, मानस नेशनल पार्क में लगभग 100 से भी ज़्यादा राइनोज की पॉपुलेशन हुआ करती थी 1990s में। बट जब वहाँ पे बोडोलैंड इंसर्जेंसी पिकअप होने लगी तो काफ़ी सारे बोडोलैंड इंसर्जेंट्स या फिर वहाँ पे लॉलेसनेस के कारण एंटी सोशल एलिमेंट्स ने राइनोज की हंटिंग करनी भी शुरू कर दी या पोचिंग करने भी शुरू कर दी। और नतीजा ये हुआ कि बाय द टाइम ऑफ 2005 एक भी राइनो नहीं बचा था मानस के अंदर। 1990s में लगभग 100 से भी ज़्यादा राइनोज थे। बोडोलैंड इंसर्जेंसी के बाद वहाँ पे एक भी राइनो नहीं बचा था। लेकिन फिर वहाँ पे राइनो कंजर्वेशन प्रोग्राम शुरू किया गया, जहाँ पे काजीरंगा से राइनोज को ला करके मानस में रिलीज़ करना शुरू किया गया। उनकी कंजर्वेशन और रियरिंग और डेवलपमेंट शुरू की गई। आज के टाइम में मानस के अंदर भी राइनोज की पॉपुलेशन बढ़ करके लगभग 50 के आसपास हो गई है। उसके अलावा पिछले साल हमारे चीफ मिनिस्टर हिमंता बिस्वा शर्मा साहब ने लगभग 2500 राइनो के हॉर्न्स पब्लिकली बर्न किए थे। उसको बर्न करने के पीछे मेन पर्पस था कि पूरे दुनिया को वो मैसेज देना चाहते थे कि राइनो हॉर्न्स में ऐसे कोई भी स्पेसिफिक मेडिसिनल सिग्निफिकेंस नहीं है। तो जो चाइना के मार्केट में राइनो हॉर्न्स से एसोसिएट किया जाता है मेडिसिनल सिग्निफिकेंस, वो बस एक मिथ है, उसमें कोई भी सब्सटेंस नहीं है। ये मैसेज देना चाहते थे हमारे चीफ मिनिस्टर हिमंता बिस्वा शर्मा साहब। ही वांटेड टू चेंज द बिहेवियर ऑफ द पोचर्स। अगर उसमें कुछ भी खास होता राइनो हॉर्न में तो फिर वो पब्लिकली बर्न क्यों करते? दैट वाज द आइडिया। सो द मैसेज वाज कि राइनो हॉर्न्स आर बेसिकली मेड अप ऑफ केराटिन, जो हमारे नाखून में या हमारे बाल में भी है। नथिंग स्पेशल अबाउट इट। सो देयर इज नो पॉइंट इन हंटिंग राइनो फॉर देयर हॉर्न्स। उसके अलावा जो फॉरेस्ट रेंजर्स हैं उनको सैटेलाइट फ़ोन्स या अलग अलग इक्विपमेंट्स दिए गए। काजीरंगा नेशनल पार्क एरिया में उनको काफ़ी सारे पावर्स दिए गए हैं। सीधा सीधा शूट करने का पावर दिया गया है अगर वो किसी पोचर को पाते हैं तो प्रोटेक्टेड एरिया में। तो कई सारे पावर्स, कई सारे इक्विपमेंट्स दिए गए हैं सैटेलाइट फ़ोन्स वगैरह जैसे लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज़ को, जिसके कारण वो लोग काफ़ी इफेक्टिव तरीके से काम कर पा रहे हैं। और इस कारण से राइनोज की पोचिंग को लगभग हमने एलिमिनेट कर दिया और इनफैक्ट असम में तो हमने जीरो ही कर दिया है। दैट वाज अ ग्रेट अचीवमेंट, राइट। तो इस तरीके से अलग अलग स्टेप्स के कारण राइनोज की पॉपुलेशन भी बढ़ रही है और पोचिंग भी कम हो गई है। इस टॉपिक से रिलेटेड ये प्रैक्टिस क्वेश्चन हमने आपको दे रखा है। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड यू कैन सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। द नेक्स्ट आर्टिकल इज अबाउट क्रोएशिया ज्वाइनिंग शेंजेन एंड यूरोजोन। दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम प्रीलिम्स एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। देखते हैं क्या है शेंजेन, क्या है यूरोजोन, फिर करंट न्यूज़ देखेंगे। देखिए, यूरोप के अंदर कुछ देशों ने आपस में मिलकर के एक एग्रीमेंट साइन किया हुआ है जिसको वो लोग शेंजेन एग्रीमेंट कहते हैं। इस एग्रीमेंट के हिसाब से एक रेजिडेंट, जो लीगल रेजिडेंट है, वो एक कंट्री से दूसरे कंट्री में मूव कर सकता है विदाउट नेसेसिटी ऑफ शोइंग पासपोर्ट और वीज़ा टू द अथॉरिटीज़। कोई वीज़ा लेने की ज़रूरत नहीं है, पासपोर्ट दिखाने की ज़रूरत नहीं है। तो जितने देशों ने आपस में शेंजेन एग्रीमेंट साइन कर रखा है वहाँ पे लोग आपस में इंटरनल मूवमेंट कर सकते हैं विदाउट शोइंग पासपोर्ट और विदाउट टेकिंग वीज़ा। इसमें अभी तक 26 देश इस शेंजेन एग्रीमेंट के मेंबर्स थे। करंट न्यूज़ ये है कि क्रोएशिया, जो एक देश आप यहाँ पे देख रहे हैं, उसने भी शेंजेन एग्रीमेंट को साइन कर लिया है। इसके साथ ही अब टोटल शेंजेन एरिया में 27 कंट्रीज हो गए हैं। उसके अलावा यूरोजोन वो सारे देश हैं जिन्होंने मिल करके कॉमन करेंसी अडॉप्ट किया है। उस करेंसी का नाम है यूरोस। तो इसमें भी अभी तक 19 देश हुआ करते थे। सारे के सारे कंट्रीज़ का नाम आपको रटने की ज़रूरत नहीं है ना, आप कर सकते हैं। तो आप यहाँ पे 27 देशों का नाम शेंजेन एरिया में भी रटना मत,
जो लेटेस्ट जिसने ज्वाइन किया है क्रोएशिया, इसका नाम याद रखना क्योंकि पीटी में वही आएगा। वैसे ही यूरो जोन में भी आप 19 के 19 देश का नाम रटना मत, बस एक बार देख लेना। करंट न्यूज़ यही है कि क्रोएशिया ने यूरो जोन भी ज्वाइन कर लिया। सो नाउ क्रोएशिया विल हैव इट्स करेंसी इन द फॉर्म ऑफ यूरोज। तो इस तरीके से ये न्यूज़ है, प्रीलिम्स एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एपीएससी के जितने भी डिपार्टमेंटल एग्जाम्स हो रहे हैं उसमें कई जगहों पे उन्होंने सवाल पूछा है कि नंबर ऑफ कंट्रीज़ इन यूरो जोन। तो ये सवाल जब तक उन्होंने पूछा है तब तक तो जवाब 19 हुआ करता था, लेकिन अब क्रोएशिया के ज्वाइन करने के बाद जवाब हो जाएगा 20। हो सकता है इस तरह का सवाल वो रिपीट कर दें आने वाले एपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम में भी। तो ध्यान रखिएगा, अब इसका जवाब होगा 20। नाउ देयर आर 20 कंट्रीज दैट आर पार्ट ऑफ यूरो जोन हैविंग कॉमन करेंसी यूरोज। कल जो हमने आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन दिया था उसका आंसर देख लेते हैं। सिप्रस इज लोकेटेड इन ईस्ट मेडिटेरियन। सो पहला स्टेटमेंट गलत है, यहाँ पे ग्रीक्स एंड टर्क्स एथनिसिटी के लोग हैं, सो दोनों स्टेटमेंट गलत है। प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना, पहला स्टेटमेंट सही है, बीपीपीआई इसको लॉन्च इंप्लीमेंट करता है। यहाँ पे आयुर्वेदिक मेडिसिन सिर्फ नहीं मिलते हैं, जेनेरिक मेडिसिन मिलते हैं। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। नीलगिरी तहार इज स्टेट एनिमल ऑफ तमिलनाडु, राइट, बट इट इज़ फाउंड इन वेस्टर्न घाट। सो दूसरा स्टेटमेंट गलत है। दूसरा गलत होते ही एलिमिनेशन मेथड से आप पहुंच सकते हैं ऑप्शन बी पे 1, 3, 4। और बायो सीएनजी से रिलेटेड दोनों स्टेटमेंट सही हैं। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। दैट्स ऑल फ्रॉम आवर साइड फॉर टुडे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।